अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग प्लीज लीव अ मैसेज। आरती, लक्ष्मी, भूपेंद्र, श्रुति, संगीता, विनय, यशिका, सबका बहुत बहुत स्वागत, अ वार्म वेलकम, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सो दैट इज दिस वीक करंट अफेयर्स विल बी डिस्कसिंग। सो पूरे एक हफ्ते के करंट अफेयर्स कोशिश करेंगे 1 घंटा या सवा घंटा जो है 1 से सवा घंटे के बीच में हम कवर करें। सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम्स विद सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, स्टेट सिविल सर्विसेज, इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम, आईबीएसीआईओ, इन सब एग्जाम के लिए ये सेशन है। जो भी करंट अफेयर्स को जानना चाहता है, अभिराज, अपूर्वा, साक्षी, सबका बहुत बहुत स्वागत। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप माई वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सब तक? चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल न्यूज हैं। सॉरी। दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब आप रेगुलर करंट अफेयर्स नहीं लेते हैं? जी हाँ। अब हम जो है ऑल ओके है, थैंक यू। जी हाँ, अभिराज, अब हम वीकली करंट अफेयर्स लिया करेंगे ताकि जो है आपको समय कम देना पड़े और हम सारी इंपॉर्टेंट न्यूज भी कवर कर लें। दैट वाज द इंटेंट। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सेशन को अपने अपने रिस्पेक्टिव सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर लो। A brief introduction about me. I'm Sandeep Bansal. Welcome you on the platform of Team Nishtha. And this is the SSB batch which is going on. Personal interview session is being conducted by me. So we have created a separate course for that at a very nominal cost of 99 rupees. The intent is that everyone who is going for SSB should go for personal interview session with me. And apart from that, we are discussing PPDT sessions, वैट, एसआरटी, सारे सेशन जो हैं वहां पर हमारे डिस्कस हो रहे हैं। दीज आर द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड द examination, finally joined the training with Team Nishtha. So these are Team Nishtha achievers and these are the students who have cleared the written examination and appearing for various SSBs. स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड में भी बहुत सारे बच्चों का ये क्लियर हुआ है। एंड शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज। पहला है गैलीफो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। सो भूटान के जो राजा हैं उन्होंने कहा है कि एक स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी भूटान में, ठीक है जी, जिसका नाम है गैलीफू। गैलीफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, और एक इंटरनेशनल सिटी होगी जो कि इंडियन बॉर्डर के पास में। मैं यहां पर दिखा देता हूं, कोकराझार, असम, यहां पर बिल्कुल बॉर्डर टाउन है, दैट इज गैलीफू। ठीक है, गैलीफू। यहां पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखा गया है और मकसद ये है कि इस गैलीफो के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो है ट्रेड को बढ़ाया जाए। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड को बढ़ाया जाए थ्रू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट, इस गैलीफो को नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट किया जाए और इस एरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहां पर इंश्योर किया जाए, टू बी गवर्न बाय डिस्टिंक्ट लॉज, ताकि यहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज किया जा सके। तो आप यहां पर देख सकते हैं वो भूटान देश जिसने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करी सबसे पहले। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे ऑल्सो एग्री विद दिस के हैप्पीनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी है। एंड यहां पर दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने के लिए इन्होंने जो है गैलीफो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो है यहां पर चुना है, जो कि इंडिया के बॉर्डर के काफी पास है और इससे नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट में भी एक जो है कह सकते हैं एक पुश आपको मिलेगा। इंडिया कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजन डाटा एक्सचेंज सिस्टम। अब यहां पर इंडिया और साउथ कोरिया ने इलेक्ट्रॉनिक ओरिजन डाटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है ताकि जो भी हमारे कस्टम्स हैं, ठीक है, दोनों कस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस को गुड्स जो भी ट्रेड हो रही हैं सीपा के अंतर्गत, देखिए साउथ कोरिया के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है और इसके तहत जो भी हमारी गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसके बारे में हमें जो है नॉलेज हो, और ये इसके लिए हमने साइन किया है इंडिया कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजन डाटा एक्सचेंज सिस्टम। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ ओल्डेस्ट। ये एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। देखिए दुनिया की एक ओल्डेस्ट जो है फोर्ट मिला है
कहां पर? ये मिला है आपका साइबेरिया में। साइबेरिया दैट इज इन रशिया, वेस्टर्न साइबेरिया में एक दुनिया का ओल्डेस्ट फोर्ट मिला है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए आप। ये बेसिकली एक वुडन शेप में और इस तरीके से, ठीक है, यहां पर जो है फोर्ट मिला है, जो कि कहा जा रहा है एज पर द कार्बन डेटिंग 8000 साल पुराना है। देखिए, जब भी हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, बेशक वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, सुमेर सिविलाइजेशन हो, या फिर आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात हो, तो वो 5000 6000 साल पुरानी बात करते हैं। हम 8000 साल, ठीक है। इससे दो दो तीन चीजें हो रही हैं। देखिए, अभी तक हिस्ट्री में यह पढ़ाया जाता था कि जो फोर्ट है, जो किला है, जो किले का स्ट्रक्चर है, ये सेटल्ड एग्रीकल्चर के साथ आया है, क्योंकि सेटल्ड एग्रीकल्चर के साथ जो है ज्यादा सरप्लस आना शुरू हुआ। लोगों को अपने जो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बचाने के लिए, और लोगों को बचाने के लिए जो कि एक जगह रह रहे हैं, एक फोर्ट की जरूरत पड़ी, एक किले की जरूरत पड़ी। उनको लगा कि हमें एक फोर्ट फोर्टिफिकेशन चाहिए। बट अब इसमें क्या हुआ है, इसके साथ यह हुआ है कि 8000 साल पहले इस तरीके का फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होना, यह अपने आप में इस चीज को दर्शाता है कि सेटल्ड एग्रीकल्चर वहां पे उस समय पर नहीं था। तो अब लाइक साइंटिस्ट वहां पे ये देख रहे हैं कि ऐसा क्या था, मतलब कि उनको जरूरत पड़ी इस तरीके के फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाने की या किला बनाने की। तो थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन प्रोमोंट्री फोर्ट, ये वहां की रिवर है, एमनिया रिवर। अब देखो, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है, एमनिया रिवर, ठीक है जी, हाँ सिलेबस भी बढ़ गया है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। एमनिया रिवर, अब ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि एमनिया रिवर कहां है। तो अब आप फिर दिमाग में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन जाएगा कि दुनिया में इतनी सारी रिवर्स हैं, कितनी याद रखें हम। दिस इज हाउ द क्वेश्चन बीइंग पिक्ड, ठीक है। ये यूपीएससी जो है यहां से आपका क्वेश्चन पिक करेगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ हंटर गैदरर डाइवर्सिटी इन साइबेरिया 8000 ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये एमनिया रिवर के पास में है। इस तरीके के पिट हाउसेस मिले हैं। पिट हाउसेस मतलब खड्डा है, खड्डे के आसपास में ये कहा गया है कि एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर तैयार किया गया, मैन मेड स्ट्रक्चर तैयार किया गया। सो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर ये साबित होता है तो अभी तक जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि ऐसा हुआ, फिर ऐसा कुछ हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, लाइक स्पेशली सेटल्ड एग्रीकल्चर के बाद जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन काफी हद तक चेंज हुई है, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, वो भी बदल जाएगी, ठीक है। और एक जो थ्योरी कही जाती है कि आर्यंस जो हैं वो साइबेरिया से फिर सेंट्रल एशिया से फिर इंडिया में आए हैं, इन्वेट किए हैं, तो वो थ्योरीज में भी अलग अलग जो है फर्दर आप कह लीजिए स्टडीज आपको देखने को मिलेंगे। सो सजेस्ट दैट प्री हिस्टोरिक इनहेबिटेंट्स कॉट फिश फ्रॉम द एमनिया रिवर, और इसके अलावा जो है वो बोन स्टोन, मतलब वहां के जो जानवर हैं उनका शिकार करते थे, उसके बारे में भी यहां पर जानकारी मिली है। ये कुछ तस्वीरें वहां से आई हैं। नेक्स्ट है वेनेजुएला और गुआना, दो ऐसे देश जो कि साउथ अमेरिका में हैं, जो कि इक्वेटर के काफी पास हैं, जहां पर आपको रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। और दोनों ही देश जो हैं उनमें जो है आपको ऑयल के बहुत बड़े रिसोर्सेज मिलते हैं। खासकर अगर हम वेनेजुएला की बात करें तो ये ओपेक कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री है, बड़े स्तर पर दुनिया में ऑयल एक्सपोर्ट करता है। बट इसके यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस ना होने की वजह से यहां पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं। रादर आज की ही न्यूज थी कि यहां पर यूएस के लगभग 10 ऐसे लोग जो यूएस सिटीजन हैं, जो वेनेजुएला की जेलों में थे, वो रिलीज किए गए हैं वेनेजुएला के द्वारा। और उसके बदले में जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, उनका क्लोज कह लीजिए एसोसिएट, वो यूएस ने रिलीज किया है। तो इस तरीके से जो है, और कुछ सैंक्शंस भी हटाए हैं यूएस की सरकार ने। बहरहाल ये न्यूज नहीं है, यहां पर जो हमने डिस्कस करने वाले हैं, वेनेजुएला और गुआना के बीच में एक रीजन है जिसका नाम है एस्क्यूआबा, ठीक है, इजे कुइबा, ठीक है, इजे कुइबा। ये जो है प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि ये स्पेनिश टेरिटरीज रही हैं तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों देशों के बीच में यहां पर इस एरिया को लेकर डिस्प्यूट है। अब यहां पर यह कहा गया है दोनों देशों के द्वारा कि हम इसको लेकर जो है कोई भी आर्म्ड स्ट्रगल नहीं करेंगे, एक दूसरे पर जो है फोर्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी तरीके की
फौज का या फोर्स का यूज नहीं करेंगे, ये डिसाइड किया गया है दोनों देशों के द्वारा। और ये अपने आप में एक ऑयल रिच रीजन है। वेनेजुएला एक ओपेक कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट। वेनेजुएला की कैपिटल है काराकास, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, सोशलिस्ट कंट्री है। दुनिया के कुछ एकमात्र देशों में से ये वेनेजुएला है जहां पर आज भी आपको सोशलिस्ट या कह लीजिए कम्युनिस्ट सरकार मिलती है। ठीक है, मतलब मेनली नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज आपको यहां पर मिलती हैं। तो यहां पर इस रीजन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सीधा सीधा एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है इंडिया टॉप्स ग्लोबल रेमिटेंसेस फ्लोज एट $125 बिलियन इन 2023। तो आप देख सकते हैं 2023 में $125 बिलियन जो है फॉरेन रेमिटेंसेस होते हैं, जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाकर बसे हैं, वहां पर नौकरी कर रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, तो वो अपने परिवार के लिए जो पैसा इंडिया में भेजते हैं उसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करने वाला देश है, $125 बिलियन। अमिताश कह रहे हैं कि ये ऑयल रिच रीजन किसको बिलोंग करता है, इस यही तो डिस्प्यूट है कि दोनों देश कह रहे हैं कि हमारा रीजन है। एग्जैक्टली दैट इज द डिस्प्यूट। ठीक है अमिताश, ओके। सो यहां पर देख सकते हैं जो हमारे रेमिटेंसीज हैं, अगर हम बात करें तो यूएस, यूके और सिंगापुर, इन तीन देशों से हमारे 36% रेमिटेंसीज आते हैं। अगर मैं यूएई की बात करूं तो यूएई में से 18% हमारे जो है रेमिटेंसेज आते हैं। तो ये दुनिया भर के देशों का एक एनालिसिस है। यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया $125 बिलियन, देन मैक्सिको $67 बिलियन, चाइना 50, फिलीपींस 40। बट यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिको की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैक्सिको का इट सीम्स टू बी के ठीक है मैक्सिको का इंडिया से हाफ है, बट इंडिया की पॉपुलेशन इज 142 करोड़। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन है 12.6 करोड़। ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए कि 12.6 करोड़ के पास $67 बिलियन के रेमिटेंसेज हैं। तो ये बहुत सारे मैक्सिकन जो हैं यूएस में रहते हैं और कनाडा में रहते हैं, वहां से अपने देश के लोगों को बहुत सारे फॉरेन रेमिटेंसेज भेजते हैं। तो मैक्सिको की इकोनॉमी में फॉरेन रेमिटेंसेज का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है फॉरेन रेमिटेंसेज का है। हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली दिनों। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। सो पर कैपिटा के हिसाब से अगर हम देखें तो पर कैपिटा के हिसाब से वन ऑफ मतलब लाइक हाईएस्ट इज मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको में रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं बड़े देशों के हिसाब से। नेक्स्ट है चाइना लॉन्चेस डीपेस्ट स्लैब ऑन अर्थ, इट इज मोर देन 2000 मीटर्स बिलो द अर्थ। चाइना ने एक 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर नीचे गहराई पर एक लैब तैयार की है। ठीक है जी, ये लैब है इसकी सिचुआन प्रोविंस में, और ये डीप अंडरग्राउंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी, फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स, आप ये कह सकते हैं कि फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए ये लैब बनाई गई है जिनपिंग माउंटेन, शी जिनपिंग से याद रखना, जिनपिंग माउंटेन इन ल्याङ्शान, ये ऑटोनोमस रीजन प्रीफेक्चर। ठीक है, तो ये सिचुआन प्रोविंस है, ये रहा आपका सिचुआन प्रोविंस। ठीक है, जिसकी कैपिटल है चेंगडू, यहां पर ये आपका बनाया गया है, और ये कुछ इस तरीके की इमेजेस यहां से आ रही हैं, जो कि 2 किलोमीटर से ज्यादा गहराई पर जो है ये लैब बनाई गई है। अब मेरे को ये बता दो कमेंट सेक्शन बॉक्स में, दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? डीपेस्ट पॉइंट, सबसे गहरा मैन मेड पॉइंट कौन सा है? ठीक है, कौन से देश में है और उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? यूएस अनाउंसेस नेवल कोएलिशन टू डिफेंड रेड सी शिपिंग फ्रॉम हाउदी अटैक्स। देखिए, हाउदी रेबल्स जो हैं उनके बारे में काफी ज्यादा न्यूज आ रही है। हाउदी रेबल्स जो हैं, जो कि येमेन में है, जिनको ईरान सपोर्ट करता है। हाउदी रेबल्स ने रिसेंटली यूएस के, इजराइल के शिप्स पर अटैक किया है। जी हाँ, ठीक है जी, बिल्कुल रशिया में है। ओके, रशिया में कौन सी जगह, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो। लॉयड ऑस्टिन, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, न्यू एफर्ट वुड बी कॉल्ड ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपका बनता है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, जो कि इट वाज नेसेसरी टू टैकल द रीसेंट एस्केलेशन येमेन के हाउदीज हु आर अलाइंड विद ईरान। और इन्होंने कहा है लाइक रिसेंटली काफी ज्यादा अटैक्स देखे गए हैं, और इंटरेस्टिंग ये है कि इन्होंने जो अटैक किया उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी करी
और उसको बकायदा अपलोड किया, ठीक है, इंटरनेट पे। और अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो इट लुक्स लाइक दैट दे आर अ प्रोफेशनल आर्मी, दे आर नॉट लाइक मिलिशियाज, ठीक है, जो कि वेल ट्रेन्ड नहीं है। दे मॉडर्न वेपन्स के साथ वेल ट्रेन्ड जो है ये आपको हाउथी रेबल्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पर इन्होंने, यूएस ने ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ठीक है जी। ये है आपका रेड सी, यहां पर है आपका बब अल मंदाब स्ट्रेट, वेरी फेमस बब अल मंदाब स्ट्रेट। ये है आपका गल्फ ऑफ सुएज, यहां पर आपका सुएज कैनाल है, दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा। ये कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, ठीक है जी। कोला सुपर डीप बोरहोल, बिल्कुल ठीक, कोला सुपर डीप बोरहोल इन रशिया, डीपेस्ट पॉइंट है। नोमा द लेटेस्ट एडिशन टू WHO's लिस्ट ऑफ निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। देखिए एक डिजीज, ये एक लिस्ट ऑफ डिजीजेस हैं, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। अब ये सवाल आता है कि निग्लेक्टेड क्यों है? ट्रॉपिकल डिजीज से तो क्लियर हो रहा है कि ट्रॉपिकल एरियाज में ये डिजीजेस ज्यादा पाई जाती हैं, तो निग्लेक्टेड क्यों है? देखिए अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर की जो मेडिकल रिसर्च है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक फोकस्ड है, क्योंकि आप कह सकते हैं इन देशों के पास ही सरप्लस पैसा रहा है, R&D यहीं पर रही है। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिन पर फोकस ही नहीं किया गया है, जिन पर उतनी रिसर्च ही नहीं हुई है। और बट ये वो बीमारियां हैं जिनकी वजह से बड़े स्तर पर लोगों की जान जाती है, बच्चों की, बुजुर्गों की जान जाती है। तो इसलिए इन डिजीजेस को WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, निग्लेक्टेड डिजीजेस की कैटेगरी में रखता है। अब ये जो निग्लेक्टेड डिजीजेस की कैटेगरी में इसको रखा जाता है, ये इसमें एक डिजीज आई है, मैं इसकी फोटोज दिखाऊंगा तो आपको खराब हो सकता है, बहुत सारे बच्चों को देखने में बड़ी ये जो है फोटोग्राफ्स विचलित कर सकती हैं। सो मोटिव इज नॉट टू लाइक मेक यू फील लाइक दैट, बट यहां पर ये जो डिजीज है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये गैंग्रीन डेवलप करता है बेसिकली माउथ में और फेस पर, ये गैंग्रीन डेवलप करता है। इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज और इसमें मोर्टेलिटी रेट 90% है। सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें वीकेंड, मतलब इम्यून सिस्टम आपका काफी वीक हो जाता है, पुअर ओरल हाइजीन, माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है। और लाइक जॉ मसल स्पाज्म, इनकॉन्टिनेंस एंड स्पीच प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। अगर मैं इसकी फोटोज देखेंगे तो ये फोटोज हैं, ठीक है, ये आप फोटोज देख सकते हैं। गैंग्रीन बेसिकली माउथ और जो है फेस पे और नेक पे जो है इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। और इसको जो है WHO ने कहा है कि नोमा एक WHO लिस्ट ऑफ निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। इसमें अब यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में ये डिजीज लगभग खत्म हो चुकी है, मतलब ना कोई केस बहुत सालों से नहीं आया है। तो यही एक कारण भी है कि इस पे कोई ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा कारण है एक्सट्रीम पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको सब सहारन कंट्रीज में देखने को मिलती है। 2 से 6 साल के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और 90% से ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है। मतलब अगर किसी को हो गया तो आप समझ सकते हैं कि 10 में से 9 जाने इसमें जाएंगी। ओके, इंडियन न्यूज में सबसे पहले डिस्कस करते हैं भारतीय न्याय संहिता। 3 जो है यहां पर नए बिल्स लाए गए थे, जिसमें कि आपका IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलने की बात की गई। भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंडियन पीनल कोड में कुछ नए ऑफेंसेस ऐड किए गए हैं। इसके बारे में अगर आप डिटेल में आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो नेट पे आपको मिल जाएगा। आज के इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा एक आर्टिकल था, तो उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको एक बार ब्रीफली सारी की सारी चीजें बता देता हूं। देखिए, न्यू ऑफेंसेस में सबसे पहला है प्रॉमिस टू मैरी। रिसेंटली बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें कि ये देखा गया है कि अपनी पहचान को छुपाकर जो है शादी की जाती है, तो उसको जो है, जिसको कहा गया है दैट इट इज लाइक काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस नॉट अमाउंटिंग टू रेप, ये जो है इस कैटेगरी में रखा गया है। अगर इस तरीके से कोई करता है, लाइक प्रॉमिस टू मैरी, या तो जॉब देने का वादा किया या शादी करने का वादा किया,
तो वो इस कैटेगरी ऑफ ऑफेंस में काउंट किया जाएगा, तो एक सेपरेट ऑफेंस बनाया गया है। मॉब लिंचिंग रेस, रिलीजन, कास्ट के बेसिस पर किसी एक व्यक्ति को या ग्रुप ऑफ पीपल को जो है मारना, मॉब लिंचिंग, उसको लेकर क्लियरली डिफाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले कहा भी था कि मॉब लिंचिंग को लेकर एक स्पेशल जो है लॉ आना चाहिए, तो वो भी इसमें ऐड किया गया प्रोविजन। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम संगठित कह लीजिए अपराध जिसे कहा जाता है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा एक पॉइंट है। इसको कैटर करने के लिए भी यहां पर प्रावधान रखा गया है। इसमें एक सेपरेट कैटेगरी और ऐड की गई है, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जिस तरीके से स्नैचिंग है, ठीक है, थेफ्ट है, स्टीलिंग है, जो टिकट्स को इलीगल तरीके से बेचना है, ये सारी जो है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में आता है। तो इसके लिए भी जो है कह लीजिए एक सेपरेट ऑफेंस बनाया गया है। टेररिज्म की डेफिनेशन को बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। टेररिज्म की डेफिनेशन जो है फिलीपींस देश के टेररिज्म लॉ से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। अटेम्प्ट टू सुसाइड, यहां पर अटेम्प्ट टू सुसाइड को यह कहा गया है, देखिए डिक्रिमिनलाइज करने की बात की गई थी यहां पर कि अगर कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को फोर्स करता है, ठीक है, कि मैं सुसाइड कर लूंगा, टू डू अ सर्टेन एक्ट एंड और नॉट टू डू सर्टेन एक्ट, तो उसके लिए एक जो है नया ऑफेंस तैयार किया गया कि आप जो है ये कह के कि मैं अपने आप को मतलब आत्महत्या कर लूंगा, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को फोर्स नहीं कर सकते हैं, तो वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा। ओके, डिलीशन, कुछ प्रावधान इंपॉर्टेंट डिलीट किए गए हैं, जैसे कि अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस। अब यहां पर अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस सेक्शन 377 जो कि ऑलरेडी डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें बहुत क्लियरली ये कहा गया था कि जो अगर कंसेंटिंग जो इंडिविजुअल्स हैं ऑफ सेम जेंडर, वो अगर उनके बीच में किसी भी तरीके का सेक्सुअल एक्टिविटी है, वो जो है क्रिमिनलाइज्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका अडल्ट्री, ठीक है जी, अडल्ट्री को भी डिलीट कर दिया गया प्रोविजन। इसको भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, तो इसको डिलीट कर दिया गया है। ठग्स, ये अपने आप में कॉलोनियल लॉज हैं। आपने एक मूवी भी देखी होगी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, आमिर खान की एक मूवी आई थी। ठग्स बेसिकली क्या किया जाता था कि सर्टन कम्युनिटीज को टैग किया गया कि ये जो है डी नोटिफाइड ट्राइब्स लाइक ठग्स हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटी को ये कह रहे हैं कि जी इनका यही काम है, ठीक है। तो ये जो है हटा दिया गया है कि इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को इस तरीके के टैग्स जो है नहीं दे सकते हैं। इट इज एक इंडिविजुअल किसी तरीके का कोई भी क्राइम करता है, इट इज नॉट द होल सोसाइटी, कैन नॉट, द होल कम्युनिटी कैन नॉट बी ब्लेम्ड। नेक्स्ट आता है जेंडर न्यूट्रलिटी। इसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। उसमें जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो लॉज हैं, खासकर बच्चों के लिए, वो जेंडर न्यूट्रल बना दिए गए हैं। देखिए जनरली जब भी हम सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करते हैं, खासकर पॉस्को एक्ट की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लॉज में गर्ल चाइल्ड के बारे में लिखा रहता है, बट देयर आर केसेस, दो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इज ऑफेंसेस विद गर्ल चाइल्ड, बट बॉय चाइल्ड के साथ भी जो है इस तरीके के ऑफेंसेस रहते हैं, इस तरीके के बहुत सारे केसेस आते हैं, तो उनको भी जो है यहां पर मतलब जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में जो टर्मिनोलॉजी है वो जेंडर न्यूट्रल कर दी गई है। नेक्स्ट आता है अदर ट्वीक्स, फेक न्यूज। फेक न्यूज में जो है इसको ट्वीक किया गया है इन द सेंस कि फेक न्यूज को ऐड किया गया है, क्लियरली मेंशन किया गया कि हाँ जी किसी भी तरीके की अगर आप मिस इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करेंगे तो उस पर भी आपका एक्शन किया जाएगा। सीडिशन, ये अपने आप में बहुत सालों से एक ऐसा प्रोविजन था जिसको लेकर कई लॉ के एक्सपर्ट्स, जुडिशियल एक्सपर्ट्स कई बार कह चुके थे कि ये जो है कॉलोनियल लॉ था, अब ये खत्म हो जाना चाहिए, इसको खत्म कर दिया गया है। बट राजद्रोह, अब जो है राजद्रोह नहीं, मतलब जो वर्ड है सीडिशन वो नहीं है, राष्ट्रद्रोह है, ठीक है। मतलब अगर आप नेशन के अगेंस्ट में कुछ बोलते हैं तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, बट अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं वो एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। तो सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं पर देश के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा यहां पर डिस्टिंक्शन रखा गया है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि
आपने रखा उस प्रोविजन को, बट थोड़ा टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी। सरकार का ये कहना है कि भाई हमने देश को लेकर हमने क्लियरली मेंशन किया है कि देश को लेकर कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट इट इज भाई यू कैन स्पीक, इट इज लाइक यू हैव द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वो सरकार के खिलाफ आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं सरकार को। मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस, कई जगह क्लियरली जो सेंटेंस है, मतलब मान लीजिए जो पनिशमेंट है उसमें मिनिमम सेंटेंस इंश्योर की गई है। अब इसका जो लॉजिक दिया जाता है कि कहीं ना कहीं जो जुडिशियल डिस्क्रिशन है उसको कम किया जाए, मतलब ये क्लियर मेंशन किया जाए कि अगर इस तरीके का क्राइम होता तो इतनी सजा तो मिलनी ही चाहिए। बट इसमें जो दूसरा एस्पेक्ट है, मैं कह सकते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का, वो ये भी कहते हैं कि इससे जो है आप सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस को नहीं देख रहे हैं। मान लीजिए कोई भी केस है, तो उस केस में आप ये नहीं देख रहे हैं कि हो सकता है कि वो क्राइम किस लिए हुआ है, इंटेंशन क्या है, जिसको मेंजरिया कहा जाता है लॉ की भाषा में, इंटेंशन को देखा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है कि जो पनिशमेंट है वो कम दी जाए। तो इसमें दो व्यू पॉइंट है इसको लेकर भी कि मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है मैंने आपको आईपीसी या कह लीजिए भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में बता दिया है। नेक्स्ट है सूरत एयरपोर्ट जो है अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है, इससे यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। गुजरात में सूरत एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है, तो अब यहाँ पर आपका जो एयरपोर्ट है उसको अपग्रेड करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है। ये है आपके इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें तो अमृतसर, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कैलिकट, कोची, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल, लखनऊ, वाराणसी, और आपका जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। बट देयर आर फ्यू स्टेट्स जहां पर आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, जहां पर कोई आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव एट ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उन्होंने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव एट ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, और इसका जो थीम था वो था वसुदेव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता एंड यूनिवर्सल यूनिटी, जिसमें असम सरकार ने भी पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है इंडिया फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट बाराकुडा लॉन्च, ठीक है, ये आपका केरल में लॉन्च की गई है। सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च की गई है जिसकी स्पीड जो है लाइक 12.5 नॉट्स या कहें तो 23 किलोमीटर पर आवर होगी। तो स्पीड भी है, जनरली हम कहते हैं कि जी सोलर पावर्ड व्हीकल है तो उसमें स्पीड को भी इंश्योर किया गया है, और ऑब्वियसली दैट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये आपका अल्लापुआ जो डिस्ट्रिक्ट है इन केरल, ये जो नाम है ये बाराकुडा, ये बेसिकली फिश का नाम है, ठीक है, फिश के नाम से ये बोट का नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बोट है, ये वो फिश है जिसके नाम से बोट का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स फॉर आनंद मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन। देखिए सिख कम्युनिटी की बहुत समय से डिमांड रही है कि अगर मान लीजिए हिंदूज की जो मैरिज है वो रजिस्टर होती है हिंदू मैरिज एक्ट में, सिमिलरली मुस्लिम्स के लिए, पारसीज के लिए और जैन्स के लिए अलग जो है एक मैरिज एक्ट है, बट नॉट विद द केस विद सिक्स। सॉरी जैन्स के लिए नहीं, मुस्लिम, पारसीज, क्रिश्चियन एंड जूस, ठीक है। जैन कम्युनिटी का जो मैरिज है वो आपका हिंदू मैरिज एक्ट में ही जो है रजिस्टर होता है। पहली बार आनंद मैरिज एक्ट का जो प्रोविजन है वो आया था आपका महाराजा ऑफ नाभा एक जगह है पटियाला के पास, वहां के जो राजा है रिपुदमन सिंह, उन्होंने उसको जो है ड्राफ्ट किया था अंग्रेजों के समय पर। 1909 में इसको ऐड किया गया था, अप्रूव किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जब देश आजाद हुआ इसको डिसकंटिन्यू किया गया। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही सिक्स की जो मैरिज है वो रजिस्टर होती थी, बट रिसेंटली 2012 में सरकार ने जो है दोबारा से ये आनंद मैरिज एक्ट को एग्री किया, ठीक है, इसको रजिस्टर किया। So practices of Sikh community 2012 Parliament passed the Anand Marriage Amendment Bill bringing the Sikh traditional marriages under legal recognition.
अब जो है जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी इसको लेकर रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए हैं फॉर आनंद मैरिज एक्ट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। अब इसको लेकर एक और कंट्रोवर्सी भी थी, कंट्रोवर्सी नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू दिस। झारखंड की सरकार ने जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए भी एक सेपरेट मैरिज कोड बनाने की बात करी थी। तो उन्होंने यही चीज का हवाला उस समय पर दिया था कि देखिए सिक्स के लिए भी अलग से एक मैरिज कोड है, वैसे ही ट्राइबल भी अपने आप में एक जो है बड़ी कम्युनिटी है जो कि हिंदू मान्यताओं को नहीं मानती है प्रैक्टिकली, मतलब या कह लीजिए बड़े तौर पर, तो उनके लिए अलग एक मैरिज कोड होना चाहिए। ठीक है, एनीबडी कैन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स उस मैरिज कोड का नाम क्या रखा गया था जो झारखंड में अब पास नहीं हुआ है, जिसकी डिमांड है, जिसकी इवन वहां के मुख्यमंत्री भी डिमांड कर चुके हैं, वहां की सरकार, झारखंड की सरकार भी डिमांड कर चुकी है। कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए, आई रियली वांट टू नो। ये वेरी गुड, किसने लिखा? लक्ष्मी ने। सरना कोड, यस वेरी गुड, सरना कोड। ठीक है, तो दैट इज द सरना कोड जो कि झारखंड की सरकार डिमांड कर रही थी फॉर द ट्राइबल्स। ठीक है, फॉर द ट्राइबल्स, यस। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल 2 ईयर टर्म होगी नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की, और इसमें जो है मकसद ये है स्टार्टअप को कैसे प्रमोट किया जाए। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इवन जो बड़े स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं, स्टेब्लिश स्टार्टअप्स हैं, उन वो भी रहेंगे, सरकार के नुमाइंदे भी रहेंगे, ताकि किस तरीके की पॉलिसीज लाई जा सकती हैं ताकि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके, बिजनेसेस को, नए बिजनेसेस को बढ़ावा दिया जा सके। तो यहां पर जो है स्टार्टअप नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल को का गठन किया गया है एज नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स स्टेक होल्डर्स। तो इसमें जो जैसे ओला है उसके सीईओ हैं, बाइजूस के सीईओ हैं, आपका इन्फोसिस के सीईओ हैं नंदन निलकानी, के गोपाल कृष्णन। खैर इन्फोसिस एंड दिस कंपनी इज वेरी ओल्ड कंपनी, बट जो रिसेंट आपके स्टार्टअप्स हैं उनको भी ऐड किया गया है। अच्छा, आपको नहीं बुलाया है, अब बुलाया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप एस्टेब्लिश कर लीजिए, कुछ तो वैल्यूएशन दिखाइए उनको कि हाँ ये आपके स्टार्टअप की वैल्यूएशन है। ओके, सो ये है आपका, इसमें इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल बनाया गया। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल, मार्ग पोर्टल, नेशनल इंक्यूबेटर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, कई सारे प्रोग्राम जो है यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। WHO's ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी, इस रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं भारत की रोड्स के सिस्टम को लेकर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। रिसेंटली जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने भी कहा था कि पिछले 10 सालों में हमने बहुत सारी जो हमारी रोड कंस्ट्रक्शन है वो बड़े स्तर पर हुई है, बट एक चीज में मैं अपना फेलियर मानता हूं कि हम रोड एक्सीडेंट्स को कम नहीं कर पाए हैं। यहां पर WHO की भी ये रिपोर्ट आई है कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स बढ़े हैं, जबकि दुनिया भर में रोड एक्सीडेंट्स जो हैं कम हुए हैं। ठीक है, 5% कम हुए हैं रोड एक्सीडेंट, बट इंडिया में पिछले 10 सालों में जो रोड एक्सीडेंट हैं वो 15% बढ़े हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, और इसमें भी उनका ये कहना है कि अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है लगभग 140 करोड़। ठीक है, तो उस केस में जो कह लीजिए पर कैपिटा जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम हुए हैं, जहां यहां पर आप देख सकते हैं। यस, ठीक है, सो लाइक फर्टिलिटीज, अब यहां पर एग्जांपल दिया गया है कि कुछ देशों ने अपने जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनमें कमी आई है 50% तक। ठीक है, बेलारूस, डेनमार्क, जापान, यूएई, इन्होंने अपने रोड एक्सीडेंट्स 50% तक कम कर लिए हैं। 35 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने रोड एक्सीडेंट्स को 30 to 50% कम कर लिया है। बट इंडिया के केस में जो है ये डेथ्स, ये नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ी हैं, और इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट डेथ का, मतलब 5 साल से लेकर 29 साल के लोगों में, 5 साल से लेकर 29 साल के लोगों में दुनिया भर में सबसे ज्यादा डेथ का कारण एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट है, कोई बीमारी नहीं है। ठीक है जी, कोई ट्रॉपिकल डिजीज या कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है। 5 साल से लेकर 29 साल के बीच में सबसे बड़ा कॉज कह लीजिए डेथ का दुनिया भर में वो रोड एक्सीडेंट है। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है भारत के लिए, खासकर कि हमारी रोड्स जो हैं वो सेफ नहीं है।
हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने बहुत डेवलप कर लिया है, बट इस एस्पेक्ट में हम पीछे रह रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा था डाटा कि हमने 140 करोड़ की पॉपुलेशन लगभग 10 साल में ऐड हुई है पिछले दुनिया भर में, और 16% डिक्लाइन हुआ है रोड ट्रैफिक में। तो यहां पर 1 लाख, ठीक है, तो 18 से लेकर 15, ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले पर 1 लाख पॉपुलेशन में 18 एक्सीडेंट्स थे, अब जो है कम होकर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस बिल्स 2023। यहां पर इस बिल में कुछ जो बिल्स हैं, जैसे कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1993, टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950, इसको अमेंड करने की बात की गई है। बट इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा थी। सवाल आता है कि इसको लेकर क्या चर्चा थी और क्यों ये जो है चर्चा का विषय था, क्यों इसको लेकर कंसर्न जाहिर किया गया है बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। अब ये है बेसिकली इसमें कि टेलीकम्युनिकेशन जो है ये अपने आप में वर्ड बहुत वाइड है। हाँ जी, सो स्टेटमेंट ऑफ द रीजन टू एड्रेस द इवॉल्विंग नेचर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, अडेप्ट टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, क्रिएट अ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बेसिकली जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, बड़े प्लेटफॉर्म्स है, जैसे टेलीग्राम की बात कर सकते हो आप, फेसबुक है, इंस्टा है, ये व्हाट्सएप है, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं, अब इनके अकॉर्डिंगली ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बट ये प्लेटफॉर्म अपने आप में इंफॉर्मेशन के भी प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं, टेलीकम्युनिकेशन के भी प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं। जैसे आप इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो लाइक देयर आर सर्टन मीडिया चैनल, प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड मीडिया चैनल विच आर रनिंग ऑन द यूट्यूब, ठीक है, जो यूट्यूब पर ही रन कर रहे हैं। तो अब यहां पर सवाल आता है कि सरकार का यह कहना है कि जो भी इस टेलीकम्युनिकेशन मीडियम को यूज कर रहा है उन पर जो है उन पर एक कह लीजिए सुपरविजन होनी चाहिए। तो अब कुछ लोगों का यह कहना है कि सरकार इस टेलीकम्युनिकेशन बिल के मुखौटे में कंट्रोल करना चाहती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। सो प्रायर कंसेंट, ठीक है, टू बी टेकन फॉर रिसीविंग सर्टन स्पेसिफाइड मैसेजेस, ठीक है, डीएनडी रजिस्टर टू बी प्रिपेयर्ड, ऑनलाइन मैकेनिज्म, ताकि यूजर जो हैं मैलवेयर को, कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकें, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं। जी हाँ, ठीक है, इमरजेंसी में इनको कंट्रोल किया जा सकता है इन सारे प्लेटफॉर्म्स को, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स अपने आप में, देखो जो डिस्टिंक्शन थी ना, एक तो है प्लेटफॉर्म जिसमें कि आप और हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी व्हाट्सएप है, दैट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म जिसपे आप अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, ठीक है, और बाकी लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट दैट हैज नॉट बीन द केस, मतलब जो इंटेंडेड यूज था वो ये था, बट अब उसके बियॉन्ड जा चुका है अगर एक्चुअल में भी देखें आप तो अब सवाल आता है कि कहां पर ये एक इंटरेक्शन का प्लेटफॉर्म है और कहां पर ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पार्ट। तो क्योंकि इसके थ्रू आप कॉलिंग भी कर रहे हैं, वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, ठीक है, ऑडियो कॉल्स भी कर रहे हैं, तो ये जो है यहां पर कंट्रोल करने की, अब अगेन कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सरकार इस जिसको कहा जाता है लीगल लैंग्वेज में, ठीक है, लीगल जार्गन्स में फंसाकर जो है कंट्रोल करना चाह रही है, ठीक है, ये एलिगेशन है। सरकार का ये कहना है कि जी नहीं, हम ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो किसी भी देश में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी स्थिति को पैदा कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है इनको मैनेज किया जाए, इनको रेगुलेट किया जाए। ओके, ठीक है, सो दैट्स द ओपिनियन, ठीक है, एग्जैक्टली यही कहा जा रहा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, सो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। स्वारवेद महामंदिर, मेजेस्टिक 7 फ्लोर टेम्पल सिचुएटेड इन वाराणसी, ठीक है, जिसमें 20,000 लोग जो है एक साथ बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ विहंगम योगा, ठीक है, विहंगम योगा जो कि 1924 में शुरू किया गया था, अगले साल 100 साल इसके पूरे हो जाएंगे। और इसकी एक बेहतरीन, ये आप देख सकते हैं, लोटस शेप जो है बिल्डिंग्स हैं, इनको इनॉग्रेट किया गया था सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा।
So the temple is adorned with stunning design feature, 125 petal lotus domes situated in the Umraha area, approximately 12 km from Varanasi's city center. Foundation of Mahamandir was laid in 2004 by Sadguru Acharya Swatantra Dev and Sant Pravar Vigyan Dev. ठीक है, तो 1924 में शुरू किया गया था। ये फाउंडेशन 2004 की है, बट ओरिजिनली ये जो विहंगम योग है ये 1924 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ब्लैक टाइगर। ठीक है जी, ब्लैक टाइगर यहां पर नाम है मेलानिस्टिक टाइगर्स हैव बीन रिकॉर्डेड ओनली इन द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। देखिए, मेलानिस्टिक जो शब्द है वो आता है मेलानिन से। ठीक है, मेलानिन से शब्द आता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये ब्लैक जो टाइगर है, ब्लैक कैट भी कहा जाता है, तो ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर यहां पर, तो ये मेलानिन की प्रोडक्शन की वजह से होता है। ये जो आपके मेलानिस्टिक टाइगर्स इन्हें कहा जाता है, ये टाइगर आपको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, जो कि उड़ीसा में है, वहां पाए जाते हैं। तो अब जो है इसकी प्रोटेक्शन को लेकर बात चल रही है। 2022 के जो कह लीजिए ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन है, उसमें 16 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, आउट ऑफ विच 10 वर मेलानिस्टिक। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इशू किए गए हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, NTCA के द्वारा, इन मेलानिस्टिक टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए। तो सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक टाइगर्स क्या हैं जिनमें मेलानिन की प्रोडक्शन होती है, कहां पाए जाते हैं? सिमलीपाल में। ओके, नेक्स्ट है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्चेस पाट मित्रो ऐप फॉर जूट फार्मर्स। देखिए, जूट को पटसन या पाट भी कहा जाता है। अगर आप बंगाल में या फिर असम में जाएंगे तो जूट को पाट कहा जाता है, वहां पर पाट की खेती या पटसन की खेती। ठीक है, हिंदी में पटसन कहा जाता है, बट वहां लोकल लैंग्वेज में पाट कहा जाता है। तो यहां पर जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है पाट मित्रो ऐप फॉर जूट फार्मर्स। बेसिकली उनको कब बारिश होगी, कौन सी सॉइल रिक्वायर्ड है, एवरीथिंग अबाउट जूट फार्मिंग एक ऐप पर उनको मिलेगा। इंफॉर्मेशन ऑन जूट ग्रेडेशन पैरामीटर्स, ठीक है, और फार्मर सेंट्रिक स्कीम्स, वेदर फॉरकास्ट, प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। अगर आप जूट की बात करें तो ये एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए। लिटरली आई हैव सीन दिस पर्टिकुलर व्हाइल आई वाज पोस्टेड इन असम। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा पानी चाहिए बुआई में, इवन इसकी कह लीजिए प्राइमरी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें भी बहुत सारा पानी चाहिए। 3 महीनों के अंदर अंदर 6 फीट 7 फीट तक ये हाइट पकड़ लेता है। और इसका कह लीजिए फाइबर जो है रस्सी बनाने में, बैग्स बनाने में, जूट बैग्स बनाने में काफी काम आता है। रिसेंटली जूट बैग्स की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ी है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली बैग्स रादर देन प्लास्टिक बैग्स। यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में जूट बैग्स की डिमांड काफी बढ़ी है। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में आता है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ना कि ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या किसी और में आता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो ये एक आपका फैक्ट बनता है जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। CISF रोब्ड फॉर पार्लियामेंट सिक्योरिटी। रिसेंटली हमने 13 दिसंबर को पार्लियामेंट पर हमला देखा। अब उसके 2 व्यू पॉइंट आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये कुछ डिसग्रंटल्ड यूथ था जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उनका एक गुस्सा था। ठीक है, उन्होंने इस बात को आगे रखा है कि लोगों को नौकरियां मिलें। कथित तौर पर वो शहीद भगत सिंह फाउंडेशन से जुड़े एक फैन पेज क्लब था, उस पे जुड़े हुए थे। और दूसरी तरफ जो है सीधा सीधा एक इसको जो खालिस्तानी टेररिस्ट है पन्नू, उसकी एक कह लीजिए एक धमकी थी जो कि सीधा सीधा भारत सरकार को दी गई थी कि 13 दिसंबर या उससे पहले, 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, कि 13 दिसंबर या उससे पहले जो है भारत की पार्लियामेंट पे हमला किया जाएगा। तो उससे भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये सीधा सीधा पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच था। अब इन सारे मसले में, जिसमें कि काफी ज्यादा आपने देखा रिसेंटली 140 से ज्यादा एमपीज को सस्पेंड किया गया है, उसको लेकर भी दोनों व्यू पॉइंट्स हैं। ओपोजिशन कह रही है कि जी गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अब इस सारे मसले में दिल्ली पुलिस जिसके पास ये कह लीजिए सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, उनसे वो छीन ली गई है और ये अब दे दी गई है CISF को, जो कि एक कह लीजिए एक ट्रेन्ड फोर्स है, CAPF है इन द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। तो अगर आप एयरपोर्ट पे
कभी गए हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि काफी ज्यादा थॉरो चेकिंग होती है। इवन जूते चेक किए जाते हैं, बेल्ट, कैप, जैकेट्स, ये सारी चीजें जो हैं चेक की जाती हैं। इवन बैग्स जो हैं आपके थॉरोली चेक किए जाते हैं ताकि हर तरीके की पॉसिबिलिटी को रूल आउट किया जा सके। यहां पर यही कथित तौर पर कहा गया है कि जो कह लीजिए यूथ वहां पर पहुंचे थे, जो लोग पहुंचे थे जिन्होंने पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच किया है, उनके जूतों में जो है वो इस तरीके का पाउडर लेके गए थे, जो कि एज सच कोई पाउडर जो है किसी तरीके से नुकसानदेह नहीं था, बट डेफिनेटली ये नुकसानदेह हो सकता था। ठीक है, और ये भी कहा गया कि उन्होंने बाकायदा रेकी करी थी पार्लियामेंट की। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स यहां पर निकल कर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि सीआईएसएफ को ये सिक्योरिटी का ये जिम्मा दिया गया है अब गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है जी, ये उस समय पर कुछ फोटोग्राफ्स आई थी, ये आप देख सकते हैं। शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली पुलिस पर्सनल, तो ये 2001 के टेरर अटैक्स को देखा गया एंड इट इज अ बिग सिक्योरिटी ब्रीच। सो अगर सीआईएसएफ की बात करें तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, एरोस्पेस डोमेन, 67 सिविलियन एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रोज हैं, वो सीआईएसएफ की जिम्मे में आता है। नेक्स्ट चलते हैं डिफेंस न्यूज में। टाटा बोइंग एरोस्पेस डिलीवर्स 250th मेड इन इंडिया AH-64 अपाचे फ्यूजलाज। ठीक है जी, फ्यूजलाज बेसिकली क्या होता है पहले देख लेते हैं टाटा बोइंग ने क्या किया है। 250 मेड इन इंडिया AH-64 अपाचे फ्यूजलेजेस फॉर कस्टमर्स लाइक इंडियन एयरफोर्स एंड यूएस आर्मी प्रोवाइड किया है। फ्यूजलाज बेसिकली होता है आपका ये आउटर शेल, ठीक है, ये आउटर शेल कह लीजिए किसी भी प्लेन की। सो एयरप्लेन्स आर ट्रांसपोर्टेशन डिवाइसेस, कई सारे डिफरेंट शेप्स में आते हैं। सो दिस इज द लॉन्ग हॉलो ट्यूब विच होल्ड्स ऑल द पीसेस ऑफ एयरप्लेन टुगेदर। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग होलो ट्यूब होती है जिसमें कि सारे पार्ट्स को ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है टाटा बोइंग के द्वारा भारत में बनाया गया है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो है हैदराबाद तेलंगाना में, अगेन सरकार कहती है कि हमारी स्कीम है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाए, उसको ये आगे लेके जाता है। देखो, प्राइवेट सिक्योरिटी को नहीं दिया गया है एयरपोर्ट सिक्योरिटी। प्राइवेट सिक्योरिटी को कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी में जो कि इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जहां पर आप सीएसएफ के लोगों को कम कर सकते हैं, क्योंकि सीएसएफ के लोगों को सिक्योरिटी जहां पर बाकायदा सिक्योरिटी होती है हैंड हेल्ड डिवाइस से, वहां पर ज्यादा रखा गया है, रादर देन उनको जो है जो नॉन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को रखा गया है। ठीक है, ओके, सो ये है आपका फ्यूजलाज। आगे चलते हैं। फ्रेंच गवर्नमेंट हैज सबमिटेड इट्स रिस्पांस टू इंडियाज 50,000 करोड़ टेंडर टू परचेज 26 रफाल मेरीन फाइटर जेट्स फॉर द इंडियन नेवी। सो यहां पर इन्होंने कहा है कि हाँ जी, हम आपको ये 26 रफाल मेरीन फाइटर जेट्स प्रोवाइड करेंगे इंडियन नेवी के लिए। उसके लिए इस टेंडर में अप्लाई किया है। और आज की न्यूज ये भी है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रोन, उन्होंने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर भारत का जो न्योता था, इनविटेशन था, वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो मतलब वो हमारे रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होंगे। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस 1600 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद मज़गांव डॉक लिमिटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। सो पेट्रोलिंग के लिए, गश्त के लिए यूज किए जाते हैं। 4 ओल्ड पेट्रोल वेसल्स को जो है सर्विस से रिप्लेस किया जाएगा और 2 ऐड किए जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की फ्लीट में। जिन भी बच्चों का इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम क्लियर हुआ उन सबको बधाई और उनको ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेज। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया मेरे को, लगभग मैंने सबको रिप्लाई किया इंडिविजुअली, बट जिनको नहीं किया तो उनको जो है इस वीडियो के माध्यम से बधाई देता हूं मैं और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल जोर शोर से नेक्स्ट स्टेज की तैयारी में लग गए होंगे। इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ड्यूरिंग द एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति 2023। तो यहां पर समर अगर की बात करूं तो सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। सो यू कैन सी सरफेस टू एयर मिसाइल,
ठीक है, तो ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है और 12 किलोमीटर इसकी रेंज है, जो कि लो फ्लाइंग एरियल टारगेट्स, खासकर आज के समय पर जो हम ड्रोन्स, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं, उसको लेकर एक बहुत बड़ा खतरा है, उसको ये टैकल करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया की आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डिस्ट्रॉय 4 टारगेट साइमल्टेनियसली। इंडिया ने स्ट्रांगली डेमोन्स्ट्रेट किया फायर पावर ऑफ इट्स आकाश सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम। सिंगल फायरिंग यूनिट साइमल्टेनियसली इंगेज्ड 4 अनमैन्ड टारगेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स को लेकर जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर आकाश, जो कि सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम है, उसने 4 अनमैन्ड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया, अपनी कैपेबिलिटी को शो किया कि फ्यूचर में इस तरीके के अटैक को ये काउंटर कर सकता है। ये सब जो है एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति में इसको जो है ट्रायल किया गया है ये। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आईएनएस शिवाजी, द प्रीमियर ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट इंडियन नेवी का। इन्होंने अवार्ड किया है वीर चक्र टू लेट वाइस एडमिरल बिनॉय रॉय चौधरी, जिनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है 1971 के वॉर में। ठीक है, तो ये पहले ऐसे कह लीजिए टेक्निकल ऑफिसर बन गए हैं। ठीक है, पहले टेक्निकल ऑफिसर बन गए हैं, ओनली टेक्निकल ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी जिनको कि इस डेकोरेशन के साथ सम्मानित किया गया है, इस प्रेस्टिजियस अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। बेसिकली उस समय पर क्या हुआ था कि जब ये आईएनएस विक्रांत पर थे, उस समय पर बॉयलर्स में दिक्कत आई और इन्होंने अपनी टीम को मोटिवेट किया, और जो कि अपने आप में काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग था उस जगह को ठीक करना। और जो ब्रिटिश ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे, ओईएम जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उनको नहीं बुलाया गया, अपने लेवल पर उसको ठीक किया गया, जो कि काफी ज्यादा खतरे से भरा हुआ था। इस इवेंट की वजह से इनको जो है वीर चक्र दिया गया है। तो ये अभी तक के ओनली टेक्निकल ऑफिसर हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वाइस एडमिरल बिनॉय रॉय चौधरी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इकोनॉमिक न्यूज में आईएमएफ वार्न्स ऑफ इंडियाज राइजिंग डेट एंड क्लाइमेट चेंज रिस्क बट गवर्नमेंट डिसएग्रीज। आईएमएफ ने कंसर्न रेज किए हैं अबाउट द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियाज डेट। इंडिया का जो टोटल डेट है वो इंडिया की जीडीपी के बराबर पहुंचने वाला है। मतलब अगर इंडिया की जीडीपी हम कहते हैं आज के समय पर 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स है, तो लगभग उतना ही हमारा डेट होने वाला है। अब इसके मायने क्या हैं? देखिए, इसके मायने ये हैं, अगर आप देखें यूएस का या जापान का जो डेट है उनकी जीडीपी के मुकाबले में, वो 250% के लगभग है, 200% से ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस अगर मैं उससे कंपेयर करें तो ये हमारा जो डेट है ये अभी कंपैरेटिवली कम है। बट जैसे जैसे हमारा डेट, कर्जा ओवरऑल इकोनॉमी का बढ़ता जा रहा है, ये लॉन्ग टर्म में कुछ चैलेंजेस पोज कर सकता है, ऐसा आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है। बट इस चीज को सरकार ने रिजेक्ट किया है, या सरकार ने इसके काउंटर पॉइंट्स भी दिए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सॉवरन रिस्क बढ़ रहा है, वो एक अपने आप में सरकार की बैलेंस शीट्स को, बैंक लेंडिंग एपेटाइट को, मतलब बैंक ज्यादा लोन नहीं देंगे, उस चीज को लेकर जो है ये हो सकता है। बट ये कहा गया है कि ये कंसर्न, मतलब ये बहुत ज्यादा आगे की बात कर रहे हो आप, हमारी इकोनॉमी, हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है और ये लोन कंफर्टेबल लिमिट में है, इतना ज्यादा नहीं है, ऐसा कहना है सरकार का। दूसरा है अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स। ये भी कहा गया है कि डेट सर्विस कैपेसिटी जो है इंपैक्ट हो सकती है, बैलेंस शीट अगेन रिस्क हो सकता है। अगेन यहां पर यह कहा गया है कि डिजिटाइजेशन से जिस तरीके से जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो बढ़ी है, इजी हुई है फॉर एवरीवन। ठीक है, जो कि कुछ हद तक सही है ये वाला पॉइंट। ठीक है, बट हां, ये वाला पॉइंट देखो, जो अभी की हम बात कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी सही है, बिल्कुल ठीक है और ग्रो कर रही है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। बट देखिए, प्रॉब्लम कहां आती है कि अगर फ्यूचर में, जैसे अभी एक
कोविड का एक और वेरिएंट के बारे में बातचीत चल रही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उसकी वजह से मान लीजिए कल को लॉकडाउन होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रभावित होती हैं, कल को कोई 2, 4, 5, 10 साल बाद कुछ और पैंडेमिक आता है, ग्लोब वॉर्स हैं आपकी, किस तरीके से चाइना ताइवान पे हमला कर देता है, तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। ठीक है, सो इट इज नॉट लाइक कि आपका जो इकोनॉमी है इसी तरीके से ग्रो करता रहेगा। तो यू हैव टू मेक इंश्योर कि आपका जो जो डेट है, जो कर्जा है, ऋण है, वो एक कंफर्टेबल लिमिट में हो। तो ये बात जो है यहां पर आईएमएफ ने कही है। एक पॉजिटिव न्यूज जो इंडियन इकोनॉमी के हवाले से आई है वो ये है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो बढ़कर 615 बिलियन डॉलर हो गया है। जी हाँ, 615 बिलियन डॉलर काफी बड़ा नंबर है ये। अब याद कीजिए 1991 का समय, जब हमारे पास 1 बिलियन डॉलर भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में नहीं था। अब आप कहेंगे कि 30 साल पहले इन्फ्लेशन भी कम थी, बट उसको भी अगर आप काउंट फॉर कर लेंगे तो भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम था। मात्र 15 दिन का जो है इंपोर्ट, 15 से 20 दिन का इंपोर्ट जो है खरीदने के लिए हमारे पास पैसे बचे थे। अब जो ये 615 बिलियन डॉलर है, ये कहा जा रहा है कि 18 महीने से 2 साल तक, ठीक है, इंपोर्ट हम कंफर्टेबली कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा पड़ोसी मुल्क है जो कि 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर के लिए प्रैक्टिकली हाथ फैलाकर दुनिया भर में जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इंडियन इकोनॉमी का। कह लीजिए जो पिछले 32 साल से जो सफर शुरू किया था इंडियन इकोनॉमी को ओपन अप करने का, वो उसका अब आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है। होपफुली ये जो सारा का सारा डाटा है ये अगले 30 सालों में इसी तरीके से ट्रांसलेट होता रहे, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अगर हमने ये 25 से 30 साल मिस कर दिए तो हमारी पॉपुलेशन एजिंग होना शुरू हो जाएगी और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा, रादर वो डेमोग्राफिक डिजास्टर हो सकता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो आप लोगों के लिए भी है, स्पेशली जो इस कह लीजिए वीडियो को सुन रहे हैं वो सारा यूथ है, वो फ्यूचर है इस देश का। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो है अपनी तरफ से बेस्ट कंट्रीब्यूट करें टू ग्रो दिस इंडियन इकोनॉमी, टू ग्रो आवर कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो ये आपके उसमें 4 एस्पेक्ट होते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स, बेसिकली इसमें डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, यूरो, येन, ये सारे रहते हैं। आपका गोल्ड है, ठीक है, एसडीआर है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ, इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, प्लीज रेफर टू दैट वीडियो। आगे चलते हैं स्पोर्ट्स न्यूज में। हरियाणा दोबारा से जो है टॉप पे रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जो कि हमारे दिव्यांगजन जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल जो है यहां पर 173 मेडल्स में से 40 मेडल सिर्फ, मतलब 173 में से 40 मेडल अकेला जो है हरियाणा ने लिए और उत्तर प्रदेश के पास 25। तो ये 40 गोल्ड, 39 सिल्वर, 29 ब्रॉन्ज मेडल, सॉरी ये 173 गोल्ड हैं, ठीक है, गोल्ड मेडल। गोल्ड में से इतने में से 40 गोल्ड इन्होंने जीते हैं और ये आपका 17 दिसंबर को कंक्लूड हुआ। अब ये मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता दो कि ये कहां पर हुए हैं, ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 कहां पर हुई हैं, कंडक्ट कहां पर हुई। नेक्स्ट है वीटा डानी बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड एज ITTF गवर्निंग बोर्ड मेंबर। सो ये है आपका इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ये फाउंडेशन जो है स्टैब्लिश की गई थी 2018 में ताकि ज्यादा लोगों को टेबल टेनिस गेम में अट्रैक्ट किया जा सके। शी इज ऑल्सो द को ओनर ऑफ चेन्नई फुटबॉल क्लब, जिसमें कि इंडियन सुपर लीग में शामिल होती है। ठीक है जी, दिल्ली में, बिल्कुल ठीक, दिल्ली में हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं वीटा दानी। हरियाणा क्लिंच्ड देयर मेडन विजय हजारे ट्रॉफी। आज हरियाणा का डे है, ठीक है जी। यहाँ पर हरियाणा ने पहला जो है ट्रॉफी जीत ली है, विजय हजारा ट्रॉफी, ठीक है। पहली बार इन्होंने हराया है राजस्थान को 30 रनों से। ये क्रिकेट की आपकी क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में ये मैच खेला गया था और यहां पर हरियाणा ने इसको राजस्थान को हराया है। डी गुकेश ड्रू विद पी हरिकृष्णा इन 7th एंड फाइनल राउंड और वॉन द चेन्नई ग्रैंड मास्टर चेस चैंपियनशिप, ठीक है। यहां पर ये जीत लिया है डी गुकेश ने और पी हरिकृष्णा। कहीं ना कहीं आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि साउथ सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैज प्रैक्टिकली डोमिनेटेड द चेस गेम,
ठीक है, तो आपको जितने भी चेस के प्लेयर्स हैं वो आपको साउथ से आते हुए मिलते हैं। सो डी गुकेश। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कंफर्म कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलेगा आपका सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। ये जोड़ी ने कमाल किया है बैडमिंटन में। और अर्जुन अवार्ड, ठीक है, वो 26 स्पोर्ट्स पर्सन को मिलेगा इंक्लूडिंग मोहम्मद शमी, जिनका परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में शानदार रहा, बेहतरीन रहा। नेक्स्ट है कर्नाटका, नताशा चेतन वॉन द सब जूनियर गर्ल्स स्नूकर टाइटल इन 90th नेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप इन चेन्नई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटका की नताशा ने सब जूनियर स्नूकर टाइटल जीता है। इंडिया के मेन हॉकी टीम मिडफील्डर हार्दिक सिंह को जो है यहाँ पर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और वुमेन साइड कैप्टन सविता को जो है यहाँ पर गोलकीपर ऑफ द ईयर वुमेन अवार्ड दिया गया है। पर्सन इन न्यूज की बात करें, संजय सिंह जो है न्यू चीफ बन गए हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। इसको लेकर काफी विवाद हुआ है। ये ब्रिज भूषण जो कि फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चेयरपर्सन, उनके साथी माने जाते हैं, क्लोज कॉन्फिडेंट माने जाते हैं। उन्होंने बकायदा कहा कि वो मेरे भाई जैसे हैं। एंड ये आप देख सकते हैं साक्षी मलिक जो हैं, ये अपने आप में अगर आप पर्सनली देखें तो ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छा सीन नहीं था कि सीधा सीधा इतनी सारी महिला रेसलर्स ने ये एलिगेशंस लगाया और कुछ खास उसमें हुआ नहीं। एंड इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग एंड टू सी दिस दैट सच अ ग्रेट प्लेयर्स, ठीक है, उनको जो है फाइनली रेसलिंग उन्होंने छोड़ी। एंड दैट्स इट। कुवैत्स न्यू आमिर शेख मिशाल टेक्स ओथ ऑफ ऑफिस। उन्होंने जो है उनके जो हाफ ब्रदर हैं उनका देहांत हो गया था, उसके बाद जो है ये जो है कुवैत के नए आमिर शेख मिशाल होने जा रहे हैं। इंडिया की जो है उमा शेखर पहली महिला होने जा रही हैं जो कि मेंबर बनेंगी प्रेस्टिजियस रोम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग काउंसिल, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। और इसमें ये अचीवमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो रशिया, यूएस, चाइना के कैंडिडेट्स कोई भी पोजीशन को अचीव करने में नाकामयाब रहे इस गवर्निंग काउंसिल में, भारत की जो उमा शेखर हैं ये जो है इसकी मेंबर बनी है, ठीक है, ये यहाँ की मेंबर बनाई गई है। इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फटाह अल सीसी, जो कि रिपब्लिक डे पर आए थे इस साल, अगर आपको याद हो, उनको तीसरा टर्म जीत गए हैं 90%, मतलब 89.6% वोट के साथ। और इजिप्ट के कह लीजिए संविधान के अकॉर्डिंग ये उनका तीसरा टेन्योर है और लास्ट टेन्योर है। मतलब किसी राष्ट्रपति के 3 ही टेन्योर हो सकते हैं। 69 ईयर ओल्ड हैं, 6 साल का इनका टेन्योर होने जा रहा है, तो मतलब प्रैक्टिकली ये 75 ईयर्स तक अगले और 6 साल तक जो है पावर में रहेंगे। 2024 में इनका टेन्योर शुरू होना है अगला, और 2030 तक ये पावर में वहां पर रहेंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पोएट सुकृता पॉल कुमार विंस 2023 टैगोर लिटरेरी प्राइज। ये इनको इनकी बुक सॉल्ट एंड पेपर के लिए मिला है। इसमें $10,000 जो है अमाउंट इनको एक प्राइज के रूप में दी जाएगी। सिटी सिंधी पोएट असुदानी इन 2023 साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर। ये अपने आप एक मोटिवेशनल न्यूज भी है। मैं क्यों कह रहा हूं मोटिवेशनल न्यूज है, क्योंकि ये जो पोएट हैं ये पहले विजुअली चैलेंज्ड ऑथर हैं किसी भी लैंग्वेज में। मतलब जो नहीं देख सकते हैं या कह लीजिए दिव्यांगजन हैं, उनको ये प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। सो साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है नागपुर का वेल नोन सिंधी पोएट विनोद असुदानी। ही वॉज अवार्डेड फॉर हिज कलेक्शन ऑफ सिंधी गजल्स हाथू पकड़ जाई, ठीक है, हाथू पकड़ जाई। इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जो कि एक सिंधी कह लीजिए लिखने वालों फ्रॉम नागपुर, उनको इस अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। 12 मार्च 1954 को ये एस्टेब्लिश किया गया था। पहले विजुअली चैलेंज्ड ऑथर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है लीफ एरिक्सन ल्यूनर प्राइज अवार्डेड टू इसरो फॉर चंद्रयान 3 अचीवमेंट। ये आइसलैंड में ये म्यूजियम है, ठीक है। ये आपका 2023 का ये अवार्ड दिया गया है, 2015 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। और ये आपका है लीफ एरिक्सन के नाम से
जो कि कहा जाता है कि कोलंबस से लगभग 400 साल पहले जो है अमेरिकाज की इन्होंने खोज करी थी। ठीक है, मतलब अमेरिकाज पे कॉन्टिनेंटल अमेरिका पे पहुंचे थे। ठीक है, सो ये जो है प्राइज दिया गया है किसको, इसरो को। इसरो की रीसेंट जो कामयाबी है चंद्रयान 3 का चांद पे पहुंचने की, शिव शक्ति पॉइंट, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए। साइंस एंड टेक, नासा की जो टेम्पो सैटेलाइट है जो कि मॉनिटर करेगी एयर पॉल्यूशन को। सो टेम्पो सैटेलाइट का फुल फॉर्म है नासास फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, डेवलप्ड फ्रॉम प्रीवियस पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। ठीक है, सो ये ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस को देखेगा और वॉज सेंट अलॉफ्ट इन अप्रैल, बिल्ट बाय बॉल एरोस्पेस। और ये कनाडा के ऑयल सैंड से लेकर युकातान पेनिनसुला। अब कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेरे को ये बताओ कि ये युकातान पेनिनसुला कहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया है आपका पेपर में। ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप में क्वेश्चन में युकातान पेनिनसुला कहां पर है। तो ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के पॉल्यूशन को चेक करेगा टेम्पो सैटेलाइट्स। ठीक है, तो ये प्लीज डोंट कंफ्यूज विद दिस टेम्पो, दिस इज दिस टेम्पो। ठीक है, तो ये एक सैटेलाइट है। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट डेज एंड यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड्स। अब ये कैमिलिड्स क्या होते हैं, मैक्सिको, यस। ठीक है, तो ये आपका युकातान पेनिनसुला, यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ, बिल्कुल ठीक, मैक्सिको। कैमिलिड्स, कैमिलिड्स क्या होता है, कैमिलिड्स बेसिकली कैमल फैमिली से बिलोंग करने वाले जो जानवर है उनको कैमिलिड्स कहा जाता है। इनमें खास क्या होता है, इनमें दो तीन चीजें खास रहती हैं। इनमें ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट खास क्या है, पानी को कंजर्व करना। इवन ये भी कहा जाता है कि जब ये सांस लेते हैं तो इस तरीके से रहता है कि मॉइस्चर जो है इनकी बॉडी में रिटेन रहता है। ठीक है, ताकि पानी लॉस कम हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो यूरिन है वो भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड रहता है, अगेन टू कंजर्व द वाटर। ठीक है, पानी और स्वेटिंग बहुत कम होती है। तो ये कुछ खास इसमें पॉइंट्स रहते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे लामा, ठीक है, लामा ये इंडिया में कम आपको, ये साउथ अमेरिका में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सो उसके अलावा विकुना, बैक्ट्रियन कैमल। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है जानवर इसमें आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इनमें जनरली आपको ये जनरली हम्प देखने को मिलता है, बट जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये इन सब जानवरों को कहा जाता है कैमिलिड्स। तो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड्स। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट एवर वर्ल्ड बास्केटबॉल डे ऑन 21 दिसंबर। तो इस साल मतलब कल ही जो है इंटरनेशनल बास्केट फेडरेशन ने डिसाइड किया, मतलब पहले डिसाइड कर लिया था कि 21 दिसंबर को वर्ल्ड बास्केट डे मनाया जाएगा। ये पहला वर्ल्ड बास्केट डे था। ये डिसाइड किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कि जो वर्ल्ड कप होगा ऑन द ईव ऑफ FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के हम जो है 21 दिसंबर को पहला वर्ल्ड बास्केट डे मनाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है नेशनल मैथमेटिक्स डे 2023। आज के दिन जो है नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है ऑन एवरी 22 दिसंबर। इंडिया मार्क्स द नेशनल मैथमेटिक्स डे टू ऑनर द बर्थडे ऑफ फेमस इंडियन मैथमेटिशियन S रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन जो है उनकी याद में हम नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। तो ये था आज का सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन। 1 घंटा 8 मिनट, कोशिश मेरी यही थी कि 1 घंटा में कंप्लीट हो जाए, और ताकि लगभग सारी न्यूज़ हमने कवर कर ली हैं। पिछले 1 हफ्ते की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जो बची हैं वो अगले हफ्ते कवर हो जाएंगी। मोटिव अगेन इज ROI, बेटर ROI हो। आपको जो है 1 घंटे में, सवा घंटे में जो पूरे हफ्ते की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो मिल जाएं। टाइम जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही आपको उसके रिस्पेक्टिवली रिटर्न मिले। आई थिंक पूरे 1 हफ्ते में सवा घंटा या 1.5 घंटा निकालना इस न्यूज़ को पढ़ने के लिए ये डिसेंट इनफ है ताकि आपकी प्रेपरेशन हो। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि एक बार में 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लो। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे, आई डोंट फील दैट वेज, क्योंकि अगेन पूरे 6 महीने का खाना या 1 महीने का खाना आप एक बार में नहीं खा सकते। उसको डाइजेस्ट करना, उसको एसिमिलेट करना, उसको जो है समझना, वो बहुत मुश्किल है। सो होपिंग कि ये सेशन जो है वीकली सेशंस आपको मदद कर रहे हैं।
इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली इसी वीक में बहुत सारे सेशंस लिए हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के फॉर टेरिटोरियल आर्मी, जो कि हेल्पफुल होंगे बाकी एग्जाम्स के लिए भी। प्लीज वॉच दो सेशंस ऑल्सो। ट्रस्ट मी, मैथ्स के और रीजनिंग के जो सेशंस हमने किए हैं उनमें मैंने कई सारी ट्रिक्स जो हैं शेयर की हैं, ठीक है, कई ट्रिक्स शेयर की हैं जो कि आपको हेल्पफुल होंगी। खासकर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं लाइक एजेस को लेकर, एवरेज एज को लेकर, प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर, उसको लेकर भी कई सारे सेशंस लिए हैं, तो उनको भी जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर। नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं इस वीकली सेशन के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, गपशप मारते रहिए। और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आपको ये समझना है कि इट इज द कांस्टेंट एफर्ट, ठीक है, नोबडी हैज गेट द सक्सेस, ओवरनाइट सक्सेस या ओवरनाइट कह लीजिए जो उपलब्धि है वो कुछ नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है, बहुत सारा एफर्ट होता है। कई बार जब खासकर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को खुद मोटिवेट करें। कहते हैं ना कि यू शुड पैट योर बैक योरसेल्फ, ठीक है, अपनी पीठ को खुद थपथपाएं फॉर पुटिंग इन एफर्ट्स ऑन रेगुलर बेसिस। When your name will be there, everybody will come, उन लोगों का भी फोन आएगा जो कि शायद आपको बहुत सालों से नहीं भी मिले हैं, ठीक है। सो इसी नोट पर हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।